Hey guys, welcome to the Genius Academy. In today's session, we are going to understand the thermal properties of matter. Basically ये आपके सिलेबस का 7th चैप्टर है. यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें समझना है वो है टेम्परेचर एंड हीट. मोर ऑफन व्हाट हैपन्स कि स्टूडेंट के दिमाग में टेम्परेचर और हीट इन दोनों को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन होती है. जैसे कि अगर मैं एक सवाल अप फ्रंट आपके सामने रखूँ कि आई हैव गॉट टू से सैम्पल्स ऑफ वाटर और लेट मी से कि मेरे पास कप ऑफ हॉट टी है और मेरे पास एक लाइक घरों के अंदर हम लोग पानी स्टोर करते हैं टैंक्स के अंदर, एक 2000 लीटर का वाटर टैंक है मेरे पास. इन दो सैम्पल्स ऑफ वाटर, मैं टी को एज अ मेजर पार्ट कंपोनेंट वाटर कह रहा हूँ कि एक मेरे पास टी है जो कि 70-80 डिग्री सेल्सियस हॉट है और एक मेरे पास पानी है जो कि अराउंड 2000-3000 लीटर्स है और उसका टेम्परेचर नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर के बराबर है. अगर मैं पूछूं किसके अंदर आपको लगता है कि हीट ज़्यादा है, तो लेट मी पॉज फॉर अ मोमेंट एंड इफ़ आई प्रपोज दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू कि हॉट टी का कप है मेरे पास जो कि लाइक मॉर्निंग में आप लेते हैं और एक टैंक के अंदर पानी है, तो हीट किस में ज़्यादा है? तो मोस्ट ऑफन द स्टूडेंट यूज टू आंसर कि सर चाय जो है उसके अंदर हीट ज़्यादा है. तो ये एक मिसकंसेप्शन है. यूजुअली व्हाट हैपन्स कि हम लोग हॉट और हीट इन दोनों को एक ही वर्ड समझना शुरू करते हैं. बेसिकली हॉट इज़ अ मेजर ऑफ टेम्परेचर. चाय जो है वो हॉट है, उसके अंदर हीट ज़्यादा है या कम है वो हम लोग एट दिस प्रेजेंट लेवल उस लाइक कंपेयर टू द टैंक ऑफ वाटर इस वक्त हम लोग कोई कैन से सिग्निफिकेंटली आंसर नहीं दे सकते. हाँ, हम लोग सिग्निफिकेंटली और वेरी कन्फर्मिटी के साथ ये बोल सकते हैं द टेम्परेचर ऑफ द कप ऑफ हॉट टी इज़ मोर देन द टेम्परेचर ऑफ दैट बकेट और द टैंक ऑफ वाटर, क्योंकि टैंक ऑफ वाटर वुड बी लाइक अराउंड द नॉर्मल रूम टेम्परेचर 30-32 डिग्री सेल्सियस पर होगा और जो हमारी चाय है वो 70-80-90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होती है. तो एक बात अपने दिमाग में आप कन्फर्मिटी के साथ डाल लें कि हीट और टेम्परेचर ये दो अलग चीज़ है. किसी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा हो किसी दूसरे मैटर के रिस्पेक्ट में तो आप इनिशियली ये कमेंट नहीं कर सकते कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसके अंदर हीट भी ज़्यादा है. ये एक प्राइमरी थिंग अपने अंदर आप अपने दिमाग में आप क्लियर कर लें. पहली चीज़ हम लोग बात करते हैं कि टेम्परेचर जो ये फिजिकल क्वांटिटी है, दिस इज़ अ प्रॉपर्टी. दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम. What exactly is a property? Sir, property is a characteristic. ये एक खासियत अगर हम लोग उसको हिंदी में अनुवाद करें तो ये खासियत आप टच करके हमारी स्किन के अंदर ये कैपेसिटी है, ये टेंडेंसी है, ये हमारे पास खासियत है कि हम लोग टच करके बता सकते हैं कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है. अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे हम लोग समझते हैं लाइक इन डे टू डे एग्जाम्पल जब भी हमें किसी को चेक करना होता है कि उसको बुखार है या नहीं है, लाइक मोस्ट ऑफन व्हाट यूज्ड टू हैपन द टेंडरिंग मदर्स व्हेन दे टच देयर इन्फेंट्स और वो चेक करने के बाद उनको अगर नहीं समझ में आता है तो वो घरों पे दूसरों से भी कहते हैं कि आप मुझे चेक करके बताओ कि लाइक वेदर द पर्सन इज़ हैविंग अ फीवर और नॉट. दूसरे से क्यों कहते हैं? इस फिलॉसफी को हमें समझना चाहिए कि हम किसी चीज़ को हॉट या कोल्ड एक रेफरेंस के हिसाब से समझते हैं. यानी अगर मेरी खुद की बॉडी गर्म है तो सामने वाले को फीवर है या नहीं है मैं ये असरटेन नहीं कर पाता हूँ. तो मुझे किसी एक नॉर्मल पर्सन जिसको श्योरली बुखार नहीं है उसको ये कहना पड़ता है कि आप दूसरे पर्सन जिसको एक्सपेक्टेडली बुखार है उसको आप चेक करके बताओ. यानी एक बात तो हमको समझना है कि टेम्परेचर के लिए हमें एक रेफरेंस, एक रेंज, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट करना पड़ेगा. जो भी आप टेम्परेचर नापेंगे उसको आपको एक रेफरेंस देना पड़ेगा. जब भी हम कहते हैं फॉर एग्जांपल जब हम कहते हैं द हॉट बॉइलिंग वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, तो जब आपने गिनती गिना है 100 तो उसका स्टार्ट कहीं ना कहीं से हुआ है. तो समवेयर वी आर गोइंग टू फाइंड 0. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि उस 0 डिग्री सेल्सियस को हमने कहाँ मार्क किया हुआ है, जिसको हम लोग लेटर ऑन आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. अब हम लोग बात करते हैं हीट पे कि हीट क्या है. हीट इज़ बेसिकली इज़ नॉट एग्जैक्टली अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी लाइक टेम्परेचर इज. हीट इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. थर्मोडायनेमिक्स में इसको आप पाथ फंक्शन भी कह सकते हैं. बेसिकली उस एडवांस लेवल पे हम लोग उसको इंजीनियरिंग में ऑब्वियसली इस सब्जेक्ट को हम लोग दोबारा देखते हैं. स्टैंडर्ड 11th और 12th की नॉलेज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग इस सारी चीज़ों को समझ रहे हैं कि टेम्परेचर इज़ जस्ट अ प्रॉपर्टी, एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हम लोग फील कर सकते हैं. एनर्जी इज़ नॉट डायरेक्टली कुड बी फेल्ट, एनर्जी कुड बी फाउंड बेसिकली. और एनर्जी जो है, हीट जो है, ये बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी है. हम लोग टेम्परेचर को केल्विन या डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, जबकि हीट को हम लोग एसआई यूनिट्स में जूल्स में नापते हैं.
अब एक बात को यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि सर जिस तरह से आपने ये कहा कि हॉट कप ऑफ टी मे बी हैविंग अ लेस हीट देन टू द ऑर्डिनरी ड्रम ऑफ वाटर, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? इस चीज़ को हम लोग और एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं? तो मैं यहाँ पे एक एनोलॉजी मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारे पास थर्मोकॉल है और हमारे पास आयरन पीस है, एक आयरन मेटल का पीस है, और मैं अगर आपसे पूछूं दोनों में से भारी क्या होगा, द वेरी फर्स्ट आंसर द पीपल यूज टू गेट, द ऑडियंस यूज टू गेट कि सर जो लोहा है, जो आयरन है, मेटल पीस, वो तो ऑब्वियसली भारी होगा, और जो बेसिकली थर्मोकॉल है वो तो हल्का होगा। पर यहाँ पे आपने एक बहुत ही बेसिक चीज़ को मिस किया, आपने क्वांटिटी पूछा ही नहीं कि थर्मोकॉल का क्वांटिटी कितना है और आयरन पीस का क्वांटिटी कितना है। यानी वेट जो है, आपको जब मैं पूछ रहा था कि सर किसका वेट ज़्यादा है, तो एक्चुअल में आपके दिमाग में बाय डिफ़ॉल्ट एक सेटिंग है कि जो चीज़ भरतू ज़्यादा होती है, जो चीज़ डेंस ज़्यादा होती है, वो भारी ज़्यादा है। ये आपके दिमाग में सेट है। आपको लगा कि थर्माकोल तो सर उतना डेंस नहीं है, मेटल पीस तो डेंस होता है तो वो भारी होगा, पर ये आपका हाफ नॉलेज था। बेसिकली किसी चीज़ को वेट करने के लिए दो चीज़ों का जानना ज़रूरी है। एक तो उसकी डेंसिटी कि वो कितना भरतू है, और दूसरा उसका वॉल्यूम कि उसने कितनी जगह घेरी हुई है। अगर मैं अब अपनी इस सवाल को थोड़ा सा और एलाबोरेट करूं, मैं कहूं कि जिस थर्मोकॉल की बात मैं कर रहा था दैट वाज द साइज ऑफ योर रूम, और मैं जिस मेटल पीस की बात कर रहा था दैट इज़ जस्ट अ कॉइन। तो अब अगर मैं उस थर्मोकॉल जो कि रूम बराबर का शेप साइज़ रखता है और एक मेटल पीस जो कि कॉइन के बराबर का शेप रखता है, अगर मैं अब तराजू पे रखूँगा तो ऑब्वियसली आपका जो थर्मोकॉल है उसका वेट ज़्यादा होगा। यानी वेट को बताने के लिए आपको सिर्फ भरतू होना, कौन कम भरतू है, कौन ज़्यादा भरतू है, सिर्फ ये नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ आपको वॉल्यूम भी जानना होगा कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर वॉल्यूम और डेंसिटी का कॉम्बिनेशन गिव्स यू द मोर वेट, बेसिकली वेट इज़, और मास, यहाँ पे मैं मास लिख देता हूँ, वेट इज़ बेसिकली, वेट इज़ इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। फिल वक्त हम लोग ग्रेविटी को अगर साइड में रखें तो मास इज बेसिकली डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि ग्रेविटी तो कांस्टेंट रहने वाली है। तो एज मास, द कंसेप्ट ऑफ मास रिक्वायर्स टू थिंग, डेंसिटी एज वेल एज वॉल्यूम। कोई चीज़ सिर्फ डेंस है तो आप उसको दूसरे के कंपेयर में ये नहीं बोल सकते कि वो भारी भी होगी। भारी होने के लिए आपको वॉल्यूम का जानना भी ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको ये जानना है कि किस ऑब्जेक्ट के अंदर हीट ज़्यादा है या एनर्जी ज़्यादा है, तो आपको दो चीज़ें पता करनी होती है। एक तो उसका टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कितना है। जिस तरह से आपने शुरुआत में कप ऑफ हॉट टी को आपने कहा कि उसके अंदर हीट ज़्यादा है कंपेयर टू द ऑर्डिनरी ड्रम ऑफ वाटर, तो आपने एक चीज़ मिस की थी, आपने वॉल्यूम या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को कंसिडर नहीं किया था। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके द कलेक्टिव आंसर गोज हाई फॉर द कप ऑफ टी, आई वुड से द कप ऑफ टी इज हैविंग मोर एनर्जी और मोर हीट कंपेयर टू द ड्रम ऑफ वाटर। बट इन केस if the collective answer, the temperature and mass, we have got a certain formula for that, जो हम लोग later on अपने इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर और मास मिला करके अगर कलेक्टिव आंसर ड्रम ऑफ वाटर के लिए ज़्यादा आता है, दो उसका टेम्परेचर कम है, लेकिन अगर ये कलेक्टिव वैल्यू ज़्यादा आती है तो आपको कहना पड़ेगा द अमाउंट ऑफ हीट इनसाइड दैट ड्रम ऑफ वाटर इज मोर देन दिस हॉट कप ऑफ टी। फिर से मैं अपनी इस बात को बेसिकली इंटेंसली आपको बोलूँगा कि हीट और हॉट, इन दोनों के फ़र्क को आपको समझना है। एवरीथिंग दैट इज़ हॉट इट इज़ नॉट कंपल्सरीली बी हैविंग अ मोर हीट, ये आप एक बात ध्यान में रख लें। इसके बाद हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि अब हमने ये समझा कि हाँ सर के टेम्परेचर जो है उसे हमें नापना होता है ऑब्वियसली, और हम लोग एक रेफरेंस से हम लोग नापते हैं। तो टेम्परेचर नापने के लिए दो पैरामीटर्स को समझना ज़रूरी है। एक है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी and the second one is thermometric substance. इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कि अगर आपको टेम्परेचर फाइंड करना है, यानी किसी पर्सन को बुखार है और आपको टेम्परेचर फाइंड करना है कि उसको बुखार है या नहीं है, तो व्हाट इक्विपमेंट, व्हाट साइंटिफिक, एक तो हमारा रेगुलर मेथड है कि हम लोग हाथ रख के अंदाज़ा लगाते हैं कि वेदर इट इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज वेदर इन द नॉर्मल रेंज और इट इज लाइक गॉट राइजन अप, या तो हमारे पास साइंटिफिक इक्विपमेंट होता है, डॉक्टर्स यूज टू हैव इट, कि वो थर्मोमीटर रखते हैं।
अब थर्मोमीटर के अंदर भी यहाँ पर हमारे पास वैरायटी ऑफ थर्मोमीटर्स अवेलेबल है। अगर हम बात करें ग्लास ट्यूब थर्मोमीटर की, तो आपने देखा होगा कि ग्लास ट्यूब थर्मोमीटर के नीचे एक छोटा सा बॉल होता है, उस छोटे से बॉल के अंदर हमारे पास मर्क्यूरी है। अब जब उस मर्क्यूरी को हीट एब्जॉर्ब होती है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ अ मर्क्यूरी कि मर्क्यूरी का जो साइज़ है वो बढ़ता है। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है कि हम जब उस बेसिकली ग्लास ट्यूब थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर हम कैसे देखते हैं कि ग्लास ट्यूब थर्मोमीटर के अंदर हमारा मर्क्यूरी एक लेंथ ले रहा होता है, वो चढ़ रहा होता है। अगर वो एकदम बॉटम पे तो आप बोलेंगे सर टेम्परेचर कम है। ऑब्वियसली अगर वो एकदम शूट आउट हो रहा है ऊपर, आप बोलेंगे सर टेम्परेचर ज़्यादा है। फिर मैं बात करता हूँ कि सारी मार्किंग्स मिटी हुई है, हमको कुछ भी नहीं पता है ना बेसिकली। अब वो मर्क्यूरी का लेवल अगर नीचे है तो आप देख के बताएंगे हाँ सर क्योंकि वो नीचे है, मुझे मार्किंग तो नहीं दिख रही है लेकिन वो नीचे है तो इट हैज़ टू बी सम लो टेम्परेचर। और अगर उसका लेंथ एकदम टॉप पे टच हो रहा है तो आई डू नॉट नो द नंबर बट इट इज़ स्टिल सम हाई टेम्परेचर। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, अगर मैं इसको अब एलाबोरेट करूं तो थर्मोमीटर के अंदर आपने एक्चुअल में क्या देखा, आपने थर्मोमीटर में कॉलम ऑफ मर्क्यूरी का हाइट देखा। तो मैं कहूँगा कि हाइट जो है ये वो प्रॉपर्टी है जिसको देख के आप अंदाज़ा फॉरकास्ट करते हो कि टेम्परेचर क्या होगा। बिल्कुल उसी तरीके से अब डेट लाइक आज 21वीं सदी है, 21st सेंचुरी इज गोइंग ऑन, एवरीथिंग इज डिजिटल इन दीज डेज। अगर आप मेडिकल पे जाते हैं और आप लाइक इफ़ यू आस्क द फार्मासिस्ट कि वो आपको थर्मोमीटर दें, तो आपने देखा होगा 150-200 रुपये में आपको डिजिटल थर्मोमीटर्स आते हैं। तो अब वो डिजिटल थर्मोमीटर अगर आप उसको बेसिकली डिसमेंटल करें तो आपको दिखेगा कि अंदर तो ना मर्क्यूरी है, ना कोई लेवल है, ना कोई कांच की डिब्बी है, कुछ भी नहीं है। वो एक डिजिटली डिज़ाइंड थर्मोमीटर है। वो किस फिलॉसफी पे, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो उसका प्रिंसिपल सेम है सर कि आपको ये पता है प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में आपने ये नॉलेज ग्रास्प किया हुआ है कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वैसे वैसे मेटल्स का जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होता है। तो हम क्या करते हैं, अब रेजिस्टेंस चेंज होगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो फ्लोइंग करंट है वो भी बदलता है। तो जो डिजिटल थर्मोमीटर्स होते हैं उनके अंदर बेसिकली डिजिटली डाटा तो दिखता है लेकिन वो किस तरीके से, उनका मैकेनिज्म क्या है टेम्परेचर को कैलकुलेट करने का। द मैकेनिज्म इज दिस कि अगर उनको हमने बेसिकली ये टिप पे एक वायर पास हो रहा होता है, उस वायर में वो करंट सेंड करते हैं। बेसिकली अंदर का जो मैकेनिज्म है, अगर वो करंट अनचेंज दोबारा वापस आ जाए तो जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बेसिकली रीड करेगा। अब अगर मैंने उसको यहाँ पे पकड़ लिया इस तरह से एंड द टिप इज बेसिकली गेटिंग हीटेड अप, टिप जो है वो हीट हो रहा है। अब टिप अगर हीट होगा तो अंदर का जो मेटल पीस है वो मेटल पीस का रेजिस्टेंस चेंज होगा। अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो उसका करंट चेंज होगा। इफ द सर्किट इज रिसीविंग अ डिफरेंट करंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम या ज़्यादा या फिर क्या या कितना, बस हम इस वक्त इस बात को समझ लेते हैं कि अगर करंट की वैल्यू बदल रही है इसका मतलब हमारा ये मैकेनिज्म ये सेंस करेगा कि अगर करंट बदला है मतलब टेम्परेचर बदला है। अब उसके लिए हमारे पास ऑब्वियसली पूरा सॉफिस्टिकेटेड कैन से सेटिंग होता है कि कितना करंट होगा तो कितना कैन से टेम्परेचर माना जाएगा। इस एक्टिविटी को हम कैलिब्रेशन कहते हैं। तो हर एक इक्विपमेंट को कैलिब्रेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर बेस। अब एनीवे, तो वो प्रॉपर्टी जिसके रिलेट से आप टेम्परेचर को समझते हैं अपने इक्विपमेंट्स के अंदर, उस प्रॉपर्टी को आप थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि थर्मोमीटर के अंदर जो मर्क्यूरी ग्लास ट्यूब थर्मोमीटर होता है उसके अंदर आप मर्क्यूरी का हाइट देख करके बताते हैं। तो आई वुड से मर्क्यूरी हाइट इज बेसिकली अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉर दी मर्क्यूरी बेस्ड थर्मोमीटर्स। जो आपका डिजिटल थर्मोमीटर है आई वुड से रेजिस्टेंस की वजह से करंट चेंज हुआ और करंट से आप ये फिलॉसफी समझते हैं कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देयर द रेजिस्टेंस वुड बी कॉल्ड एज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। बिल्कुल इसी तरीके से प्रेशर बेस्ड थर्मोमीटर्स होते हैं। कुछ थर्मोमीटर्स होते हैं जैसे हम लोग पायोमीटर्स भी कहते हैं। जैसे कि अगर हमें मोल्टन मेटल, हमारे पास आयरन आपको पता है अराउंड 1450 डिग्री सेल्सियस के बाद वो पिघल जाता है। अब मुझे अगर उस आयरन का टेम्परेचर पता करना है तो ऑब्वियसली मैं कन्वेंशनल थर्मोमीटर लेकर के डिप तो नहीं कर सकता। मैं डिप करूँगा तो मेरा थर्मोमीटर भी पिघल जाएगा। तो वहाँ पर हम लोग बेसिकली कलर से, यानी आपका जो कलर है वो किस स्पेक्ट्रम का है, वो कितना ब्राइट है, कितना लाल है, कितना ऑरेंज है। और कलर्स लाइट के कैसे बनते हैं, बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो हम लोग वेवलेंथ ऑफ लाइट से पता करते हैं। जो लाइट का वेवलेंथ वापस आ रहा है टकरा के उस मोल्टन मेटल से, उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो मोल्टन मेटल का टेम्परेचर कितना होगा। यानी अब यहाँ पे एक बेसिक फिलॉसफी फिर से हमको समझनी पड़ेगी कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसको देख करके टेम्परेचर को फॉरकास्ट किया जा रहा है,
प्लेस किया जा रहा है, तो दैट वेवलेंथ ऑफ द लाइट वुड बी कंसिडर्ड एज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के बाद थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस किसे कहते हैं सर? तो वो सब्सटेंस जिसके अंदर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को समझा जा रहा है या इनकम्पास किया जा रहा है, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस कहेंगे। जैसे कि एकदम प्योर एग्जांपल मैं देता हूं कि आपके पास ग्लास ट्यूब थर्मोमीटर है। उस ग्लास ट्यूब थर्मोमीटर में आपने क्या किया, आपका मर्करी का जो लेवल है वो ऊपर जाता है। सर ज़रूरी है कि मर्करी ही रखी जाए? ऑब्वियसली मर्करी इज़ अ क्वाइट कन्वीनियंट लिक्विड मेटल। आप दूसरे भी कंपोनेंट, दूसरे भी सब्सटेंस रख सकते हैं, लेकिन मर्करी गिव्स यू वेरी गुड रिजल्ट। अगर मैं किसी भी नॉर्मल सब्सटेंस की बात करूं, उसको आप हीट देंगे तो वो फैलता ही है। हर मेटल और नॉन मेटल, बेसिकली आप लिक्विड्स की बात करें या सॉलिड्स की बात करें, जब उसको आप हीट देंगे तो वो फैलता है। ये नेचुरल प्रॉपर्टी है। तो अब बात ये चलेगी कि अगर यहाँ पे मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी फैल रहा है, तो मर्क्यूरी के अंदर जो फैलना हुआ, जो लेंथ हुआ, उसको आप थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलेंगे। और क्योंकि मर्क्यूरी फैल रहा है तो आप उस मर्क्यूरी को थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस कहेंगे। बिल्कुल इस तरीके से डिजिटल जो आपके पास थर्मोमीटर है, उसके अंदर जो वायर पास हो रहा है, तो वायर जिस मेटल का हो, वो चाहे कॉपर हो चाहे एल्यूमिनियम हो, वो वायर जिस मेटल का होगा उस वायर को हम लोग थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस कहेंगे। तो यहाँ पे एक बात हमने समझ में, बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हमने एक्सप्लोर किया। हमने टेम्परेचर को एक्सप्लोर किया, हमने हीट को एक्सप्लोर किया, फिर हमने समझा कि टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए हमको एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की ज़रूरत है जिसको देख के हम लोग अंदाज़ा लगाएं। फिर हमने समझा कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जिसके अंदर देखेंगे उसे हम थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। अब जो नेक्स्ट फिलॉसफी हमको समझनी है वो है कि जब मैं कहता हूँ कि दिस टेम्परेचर इज 10 डिग्री या फिर दिस टेम्परेचर इज 0 डिग्री, तो हाउ दीज नंबर्स वर गिवन। तो लेट मी टेल यू अ स्टोरी। मैं ऐसा समझता हूँ कि चलिए हम लोग वी आर लाइक डेटिंग बैक क्वाइट सेवरल 100 ईयर बैक, जब ये 0 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस कोई कंसेप्ट कैन से रेगुलर नहीं था। उस वक्त एक साइंटिस्ट आते हैं और वो क्या कहते हैं कि क्योंकि वाटर जो है वो यूनिवर्सल है, लाइक एवरीबडी ऑन दिस सरफेस ऑफ अर्थ नोज वाटर। वाटर से 2 चीज़ें बनती है, सॉलिड फॉर्म और गैसियस फॉर्म, जो कि हर आदमी अवेयर है। एक लेमैन भी इस बात को जानता है कि अगर पानी को ठंडा करें तो सॉलिड बन जाता है, आइस बन जाता है, और पानी को गर्म करेंगे तो वो स्टीम बन जाता है। तो दैट साइंटिस्ट टोल्ड दैट फॉर मी द बेस फॉर द टेम्परेचर वुड बी अ वाटर। वाटर जहाँ पे सॉलिड बन जाए उस टेम्परेचर को मैं 0 बोल दूंगा, और वाटर लिक्विड जहाँ पे गैस बन जाए उसको मैं 100 बोल दूंगा। आई थिंक दैट वाज अ वेरी कन्वीनियंट एंड अ वाइज सिलेक्शन, क्योंकि हमें ऑब्वियसली बेस भी ऐसा लेना है जो पूरी दुनिया में सारे लोग जानते हो और एक्सेप्ट भी करें। तो ही टूक द बेस एज वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द वाटर ही टूक, कि मैं जहाँ पर पानी बर्फ़ बन जाता है उसको मैं 0 बोल दूंगा। ओके, तो जहाँ पर पानी बर्फ़ बन गया, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, आई वुड से फ्रीजिंग point of water, I would say the boiling point. The another point was the boiling point of water. Now the name of that scientist, the great scientist, was Celsius. इसीलिए हम लोग डिग्री सेल्सियस कहते हैं। तो अब बात क्या चली, सेल्सियस ने क्या रिकमेंड किया, जहाँ पे पानी बर्फ़ बन जाए उसको आप 0 डिग्री सेल्सियस कर दो, और जहाँ पे पानी बॉयल होने लग जाए उसको आप 100 डिग्री सेल्सियस कह दो। हालांकि यहाँ पे भी एक कैच है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस हम मार्क कर रहे हैं, इसको हमने अपने लाइफ कैन से रेगुलर क्लास के अंदर डिस्कस भी किया है कि दीज टेम्परेचर्स आर बेस्ड ऑन प्रेशर्स। तो हम लोग जो ये टेम्परेचर लिख रहे हैं, दिस इज़ फॉर स्टैंडर्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑब्वियसली अगर प्रेशर चेंज होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ विल बी चेंजिंग। लेकिन इस वक्त हम लोग अपने टॉपिक को बहुत कॉम्प्लेक्स या फिर डिफिकल्ट नहीं करेंगे। हम कहते हैं कि हम लोग ये सारा एक्सपेरिमेंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कर रहे हैं। तो एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर द वाटर इज गोइंग टू गेट सॉलिडिफाई। सेल्सियस ने कहा कि उस टेम्परेचर को 0 बोल दो, और एट 1 एटमॉस्फेरिक स्टैंडर्ड प्रेशर द वाटर इज गोइंग टू बॉइल ऑफ और गेट कन्वर्टेड इनटू अ स्टीम एट 100 degrees. That basically range was can say taken as 100 degree Celsius in the Celsius scale. अब सेल्सियस ने क्या किया, उन्होंने बेसिकली एक थर्मोमीटर लिया, सिंपल एक थर्मोमीटर है, कांच की एक बॉटल है, नीचे एक बल्ब है, उन्होंने अंदर मर्क्यूरी डाला हुआ है। उन्होंने क्या किया, इसको आइस के ऊपर रख दिया। When he put that thing on the ice, obviously the column, क्योंकि ठंडा या गर्म होने की वजह से मर्क्यूरी फैलता है या सिकुड़ता है, उसे जितना सिकुड़ना था वो सिकुड़ गया और उसने एक लेवल पे आके वो ठहर गया। सेल्सियस ने क्या किया, दैट्स गुड, उसने उस पर मार्किंग किया, बोल दिया 0।
दैट्स ग्रेट। देन उसने वही थर्मोमीटर उठाया, उसने पानी को बॉईल किया और पानी के अंदर डिप किया। नाउ बिकॉज ऑफ द हीट द मर्क्यूरी स्टार्टेड एक्सपैंडिंग 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 एंड इट टच्ड सम लेवल। जहाँ पे भी उसने टच किया उसने बोला ओ ग्रेट, दैट्स ग्रेट, उसने किया उसको 100। अब 0 से 100 तक मार्क हो गया है। नाउ द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज कि इस 0 से 100 के बीच में सर एक काम करते हैं, 100 डिविजन्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 100 डिविजन्स कर दिए। सो दिस इज द वे वी आर नाउ इनटू दिस बेसिकली फिलॉसफी और आइडिया कि भाई अगर मैं कहता हूँ 50 डिग्री तो आपके दिमाग में एटलीस्ट कुछ हॉटनेस या कोल्डनेस आता है। मैं कहता हूँ दिल्ली में 40 डिग्री पड़ता है गर्मी में, या फिर मनाली के अंदर 15 डिग्री है, या फिर 10 डिग्री है, या 5 डिग्री है, तो यू आर एबल टू फील द कोल्डनेस और हॉटनेस बेस्ड ऑन द वैल्यूज, बेस्ड ऑन द नंबर्स। तो आई थिंक दैट वॉज अ वेरी यू मे से इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन इन दैट पर्टिकुलर टाइम, जो आज हम उसका बेनिफिट आज भी हम उठा रहे हैं। अब इसके बाद एक और हमारे पास स्केल है, बिकॉज व्हाट हैपेंस कि सेल्सियस ने 0 से 100 के बीच में ऑब्वियसली 100 डिविजन्स किए हुए हैं। लाइक यू कैन फाइंड टू लाइन्स, इन बिटवीन 2 लाइन्स अपने पास एक गैप है, यानी टेम्परेचर का गैप हमने एक मेंटेन किया हुआ है। हमने 0 से 100 के बीच में 100 डिविजन्स मेंटेन किए हैं। नाउ देयर केम अ साइंटिस्ट, हिज नेम वाज फ़ारेनहाइट। He proposed something differently. What he told, उन्होंने कहा कि काम करते हैं, जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, ये फ्रीजिंग पॉइंट को हम बजाय 0 कहने के हम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, I'm sorry मैंने गलती से डिग्री सेल्सियस लिख दिया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कहेंगे, और जहाँ पे पानी बॉयल ऑफ होने लग जाए उसको हम 212 फ़ारेनहाइट कहेंगे। अब एक खास बात यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि सर अगर मैं 32 और 212, 32 और 212 इन दोनों के बीच में गैप को समझूं तो हाउ मेनी डिविजन्स हम गोना हैव? 212 माइनस 32, इट इज गोइंग टू गेट मी 180 डिविजन्स। यानी अब अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि कौन सी स्केल ज़्यादा एक्यूरेट है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ थर्मोमीटर्स, यानी मैंने सिंपल एक नॉर्मल थर्मोमीटर लिया हुआ है और उसमें मैंने सेल्सियस के लिए मैंने 100 लाइंस बनाई हुई है, 0 से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बीच में। लेकिन अगर मैं वही थर्मोमीटर कैलिब्रेट करूं फ़ारेनहाइट स्केल के हिसाब से, तो मुझे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बीच में 180 डिविजन्स बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या निकला कि रिलेटिवली द फ़ारेनहाइट स्केल वुड बी मोर एक्यूरेट। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि डे टू डे लाइफ में, डे टू डे एग्जाम्पल्स में जब हम कहते हैं कि पानी जो है, फ्रीज़र का पानी 0 डिग्री पर है, या जो गीज़र में से पानी आ रहा है वो 80 डिग्रीज पर है, या फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर 40 डिग्रीज़ है, तो हम सिर्फ डिग्रीज बोल के चुप हो जाते हैं। ये एक्चुअल में डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस, जस्ट डू रिमेंबर दैट। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि किसी को 104 डिग्री बुखार है, तो वो 104 डिग्री हम बोल के नॉर्मली चुप हो जाते हैं, वो 104 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड, दैट इज डिग्री फ़ारेनहाइट। जब आप बोलते हैं 104 डिग्री, तो वो 104 डिग्री सेल्सियस स्केल में नहीं नापते हैं, वो फ़ारेनहाइट स्केल में नापते हैं। तो अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर एक रिलेशन भी दिया हुआ है, और इट इज़ एक्सपेक्टेड, जो आपके बोर्ड के क्वेश्चंस हैं या सीईटी के क्वेश्चंस हैं या जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस हैं, इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट दैट दे शुड बी एबल टू कन्वर्ट द सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, लाइक in converts also the Fahrenheit into Celsius. The formula for that is F minus 32। मेरा लिखने का तरीका इसमें थोड़ा अलग है, मैं जिस तरीके से लिख रहा हूँ आप ध्यान से देखें, क्योंकि डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट, ऑब्वियसली फ़ारेनहाइट में अगर मेरे को डिग्री सेल्सियस से मैच करना है तो मुझे 32 से वो शुरू होता, मैंने माइनस 32 लिया हुआ है। तो अब बात क्या चलेगी कि यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में कितने डिविजन्स थे? दे हैविंग 100 डिविजन्स, और फ़ारेनहाइट स्केल में कितने डिविजन से? 180 डिविजन्स। इसी इक्वेशन को हम लोग और भी कुछ अलग तरीक़ों से लिख सकते हैं। आई विल जस्ट लेट यू नो, मैं दोनों तरीके से लिख के दिखाता हूँ, बट आई वुड प्रीफर, वाई आई वुड प्रीफर दिस मेथड, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। मैं इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ सर F minus 32 C
5 एंड 9। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं 20s से, मैं 20s के टेबल से कट करूं तो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा। तो मैं सेम चीज़ दोबारा लिख सकता हूँ, बट आई वुड प्रिफर दिस मेथड मोर। मैं इसको लिखने के बाद दोबारा कट करके 5 9 लिखूंगा, क्योंकि ये जो फार्मूला है वो मुझे बहुत कन्वीनियंटली एक मैसेज डिलीवर करता है कि डिग्री सेल्सियस के अंदर 100 डिविजन्स थे और फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर 180 डिविजन्स है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वाइल यू बीइंग अ वेरी न्यू टू दिस कंसेप्ट, क्योंकि आप अपने अभी स्टार्ट किया है इस कंसेप्ट को लर्न करना, तो शुरुआत में एटलीस्ट इन 11-12 स्टैंडर्ड, जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो आप ऑब्वियसली शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं, बट फॉर नाउ एटलीस्ट इन द बिगिनिंग आई वुड रिकमेंड टू रिमेंबर दिस फार्मूला वेरी पर्टिकुलरली। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस, इस पे कुछ यूनिवर्सिटी की भी बेसिकली बोर्ड के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, जो हमने अपने रेगुलर क्लास के अंदर डिस्कस भी किया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, जैसा यहाँ पे आपने जब हमने ये डिस्कशन करना शुरू किया था, जब मैंने आपको ये बताना शुरू किया कि सेल्सियस सर ने हाउ एग्जैक्टली ही मेड हिज थर्मोमीटर, हाउ एग्जैक्टली ही कैलिब्रेटेड हिज थर्मोमीटर, तो वहाँ पे एक बहुत कन्वीनियंट हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल की थी जो हर कोई एक लेमैन भी समझ सकता है कि मर्क्यूरी का एक्सपांशन, जो मर्क्यूरी का कॉलम का लेवल था, जो हाइट था, वो उनके लिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी थी। आपके बोर्ड में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी आते हैं जहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी विल नॉट बी अ रेगुलर थर्मोमीटर्स मर्क्यूरी कॉलम, वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दे देंगे, वहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल प्रेशर दे देंगे, तो उस टाइम पे आपको उस प्रेशर या रेजिस्टेंस या करंट के हिसाब से टेम्परेचर कितना है ये कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक फिलॉसफी समझाता हूँ कि किस तरीके से वर्कआउट होगा। अब मान लीजिए हमारे पास अब ऐसा पकड़िए कि टेम्परेचर एंड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, and that thermometric property can be anything. It can be a pressure, it can be a volume, it can be a resistance, it can be a current, तो ये कोई भी, या फिर वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ये कोई भी एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं सर कि हमारा जो आइस पॉइंट है या फिर हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है, हमने लिया फ्रीजिंग पॉइंट और यहाँ पर हमने लिया फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट, ये दो एक्सट्रीमिटीज़ हमने कंसिडर की। अब मैं आपसे कहता हूँ सर कि जो हमारा टेम्परेचर है एट 0 डिग्री सेल्सियस, when the temperature was 0 degree Celsius and I was just trying to calibrate my equipment which is based on some thermometric property, तो उस वक्त मेरी thermometric property जो भी प्रॉपर्टी रीड कर रही है, मैं उस प्रॉपर्टी को P से लिख रहा हूँ। इसका आप हरगिज़ मतलब ये ना समझें कि वो P प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। कभी कुछ क्वेश्चंस में वो P प्रेशर भी होगा तो कुछ क्वेश्चंस में वो P जो है रेजिस्टेंस भी हो सकता है। यहाँ पे P स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टी। तो मैंने जो भी प्रॉपर्टी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसकी वैल्यू मैंने नोट कर ली। वंस अगेन लेट मी बी वेरी मच क्लियर, दैट प्रॉपर्टी कैन बी अ प्रेशर, इट कैन बी अ वॉल्यूम, इट कैन बी अ करंट। अच्छा, अब मैंने अपने पॉइंट को, अपने टेम्परेचर को शिफ्ट किया, लेट्स से एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ऑब्वियसली मेरा जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, मेरे थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस का, वो भी चेंज होगा। वॉट एवर द वैल्यू आई एम गोना हैव, लेट मी मार्क इट एज P2, जो भी आपको वैल्यू मिली। अब क्या होता है कि अगर इन दोनों के बीच में, अब मैंने अपना कैलिब्रेशन कर लिया, अब इस कैलिब्रेशन के बाद इन दोनों रेंजेस के बीच में अगर मुझे कोई भी प्रॉपर्टी पता हो तो उस प्रॉपर्टी के लिए रिस्पेक्टिव टेम्परेचर क्या होगा, रिस्पेक्टिव टेम्परेचर क्या कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने 0 डिग्री सेल्सियस और 100 लिखा हुआ है, तो 0 और 100 डिग्री सेल्सियस में होता है, तो बुक के अंदर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ T आपको C भी लिखा हुआ दिखाई देगा कि हमने कितना डिग्री सेल्सियस है वो फाइंड करना है। अब उसके लिए लॉजिक क्या है सर, उसके लिए लॉजिक सिंपल है हमारे पास। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं सर एक काम कीजिए, पहले ये इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आप चेक कीजिए। तो ये ऊपर और नीचे, फर्स्ट रो और सेकेंड रो दोनों में हम लोग चेक करते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सर C-0 डिवाइड बाई PT माइनस P1। आपने क्या किया, इसको माइनस किया, इसको माइनस किया और डिवाइड कर लिया। दैट विल बी इक्वल टू, अब आप यहाँ पर ये रेशो ले लें, आप ये शुरुआत और आखिर, यानी 100 माइनस 0 डिवाइड बाई P2 माइनस P1। सो द फॉर्मूला टर्न्स आउट टू बी द वैल्यू ऑफ C विल बी इक्वल टू 100 times of PT minus P1
P2 माइनस P1। ये फार्मूला आपके बुक के अंदर बिना डेरिवेशन के डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है, आप उसका बेसिकली बेसिक लॉजिक भी यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इस फार्मूले में एक एक कंपोनेंट को अगर हम लोग फिर से समझना चाहें तो सर P1 क्या है? सर P1 इज द प्रॉपर्टी, इट कैन बी एनीथिंग, अ प्रेशर, अ वॉल्यूम, अ रेजिस्टेंस एट अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एंड P2 इज द सेम प्रॉपर्टी एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और अगर मुझे कोई रैंडम प्रॉपर्टी दिया जाए उन दोनों के बीच का, तो उस प्रॉपर्टी पे डिग्री सेल्सियस कितना होगा तो मैं इस फार्मूले से पता कर सकता हूँ। या फिर कभी कभी इन रिवर्स भी क्वेश्चन पूछता है कि डिग्री सेल्सियस देगा और बोलेगा कि उस टेम्परेचर पे, लाइक मुझे पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं रेजिस्टेंस एज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लूँ, मैं बोलता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू ये थी और 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू ये थी, बताइए 50 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो I must have to use for this formula to understand or to get that answer. I hope you must have understood this part. Thank you.